हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ओवेरियन हार्मोन्स। आज इस वीडियो में हम ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनका रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन है और वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं उनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं। ओवरी एक प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम फीमेल गोनैड भी बोलते हैं। तो ओवरी से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं दे आर ईस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरोन, देन इनहिबिन, रिलैक्सिन एंड एंड्रोजेंस। लेकिन इनमें से जो मेन हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं वो हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। थोड़े बहुत इनहिबिन और रिलैक्सिन भी होते हैं एंड एंड्रोजेंस आर रिलीज्ड इन ट्रेसेस। अब अगर हम इस वीडियो में हम बेसिकली जो टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट ईस्ट्रोजन। तो अगर हम ईस्ट्रोजन को देखें तो इसका जो मेन सोर्स कहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है, तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो नॉन प्रेग्नेंट वेमेन हो गई और दूसरी प्रेग्नेंट वेमेन हो गई। दोनों में ही इनका जो सोर्स ऑफ सेक्रेशन है थोड़ा सा वेरी हो जाएगा। नॉन प्रेग्नेंट वेमेन में अगर हम देखेंगे तो ये थीका इंटरनल लेयर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होते हैं। जो ग्राफिन फॉलिकल है, ओवरी के अंदर बहुत से फॉलिकल्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। उनमें से जो मेच्योर फॉलिकल है उसको हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। तो उसकी दो लेयर्स होती हैं, थीका लेयर्स, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। सो दे आर रिलीज फ्रॉम द थीका इंटरनल लेयर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। अब दूसरा जो है स्ट्रक्चर जहां से ये रिलीज होते हैं वो है कॉर्पस लूटियम। ये एक येलो स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूलेट होने के बाद में जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम। और जो तीसरा सोर्स है दैट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट इज एड्रिनल ग्लैंड विच इज सिचुएटेड अबव द किडनी। ठीक है, तो ये तो नॉन प्रेग्नेंट वेमेन की बात हो गई। प्रेग्नेंट वेमेन की बात करेंगे तो इसमें अब दो सोर्सेज हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन के। पहला है कॉर्पस लूटियम जो कि फर्स्ट फ्यू वीक्स में रिलीज होता है, लेकिन लेटर जो फ्यू वीक्स हैं उसमें ये जो हार्मोन है इट इज रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। अब ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिलीज होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसके जो तीन फॉर्म्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है बीटा, एस्ट्राडियोल, देन एस्टेरॉन एंड एस्ट्रियोल। ठीक है, दीज आर द फॉर्म्स इन विच दिस हार्मोन इज रिलीज्ड। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो जो पहला फंक्शन है इसका दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो फीमेल के जितने भी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर आता है यूट्रस, वजाना, फेलोपियन ट्यूब्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, सभी की ग्रोथ के लिए ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, थोड़ा सा हम इनके फंक्शंस को डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया, यूट्रस की ग्रोथ हो गई, वजाना की ग्रोथ हो गई, फेलोपियन ट्यूब की ग्रोथ हो गई, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की ग्रोथ हो गई। इन सभी में जो ये हार्मोन है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो फंक्शन है दैट इज इफेक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स, ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये जो ओवरी है इस ओवरी के अंदर डिफरेंट फॉलिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। तो ये जो ग्रोथ ऑफ जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये कौन करता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब जो तीसरा फंक्शन है इसका इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द सिलियरी मूवमेंट एंड इट इंक्रीजेस प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, अब फेलोपियन ट्यूब की ये जो मोटिलिटी है, जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है, ये जो यहाँ से जो ओवम रिलीज होता है इसको ये यूट्राइन कैविटी की तरफ धकेलने का काम करते हैं। तो क्योंकि यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम रिलीज हुआ है, तो ये जो सीलियरी मूवमेंट्स को बढ़ाने का काम ईस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। और ये जो ओवम अब फेलोपियन ट्यूब से गुजरकर यूट्राइन कैविटी में आ रहा है, इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट ग्लैंड्स हैं इनका प्रोलिफरेशन करने का काम भी ईस्ट्रोजन के द्वारा ही होता है। ठीक है, देन द फोर्थ फंक्शन इज इफेक्ट ऑन वजाना। तो वजाना पे क्या करेगा, चेंजेस वजानल एपिथेलियम फ्रॉम क्यूबॉइडल इनटू स्ट्रैटिफाइड टाइप विच इज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। तो ये जो बेसिकली वजाना का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट करता है जिससे कि इन्फेक्शन की संभावना ना हो, है ना। तो ये जो एपिथेलियम है इट मेक्स द वजाना रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन।
एक और काम करता है, इट डिक्रीज द पीएच ऑफ वजाइना मेकिंग इट मोर एसिडिक, है ना। तो ये जो पीएच है वजाइना का, इसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि एक तरीके से ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसका जो पांचवा फंक्शन है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। तो फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं, और ये जो चेंजेस हैं बेसिकली एक तरीके से फीमेल को सेक्सुअली मेच्योर करने का काम करते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इसके लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन कौन से चेंजेस हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर, है ना। तो देर इज ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, एक्सिलरी हेयर हो गए, प्यूबिक हेयर हो गए, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विक आउटलेट बढ़ जाता है, फैट का डिपोजिशन ब्रेस्ट में और बटक्स में बढ़ने लगता है, और जो पिच है इट बिकम्स हाई पिच वॉइस। तो ये सब ईस्ट्रोजन के माध्यम से होता है। अब ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी करता है, तो ब्रेस्ट के अंदर भी ये फैट का डिपोजिशन करेगा, और ब्रेस्ट के अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, डक्ट का सिस्टम। तो वो डक्ट के सिस्टम की ये ग्रोथ भी करता है, एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स द स्ट्रोमल टिश्यू। अब जो सेवंथ फंक्शन है इसका दैट इज प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स के अंदर 28 डेज के ड्यूरेशन पे कुछ इंटरवल्स, कुछ साइक्लिक इवेंट्स चलते रहते हैं, जिनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इनके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, प्रोलिफरेटिव स्टेज, सेक्रेटरी स्टेज एंड मेंस्ट्रुएटिंग स्टेज। तो जो प्रोलिफरेटिव स्टेज है जो कि एक तरीके से 5th से लेके 14th डे पर होती है, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है, यूट्राइन ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, और जो आर्टरीज हैं, नई नई आर्टरीज रीजनरेट होती हैं, कॉइल होती हैं और स्पायरल होती हैं, उनके लिए ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये यूट्राइन कैविटी है। अब 5th डे से जब फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है, तो 5th डे के बाद से ये जो यूट्राइन कैविटी है, ये जो अंदर वाली लेयर है, इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। धीरे धीरे ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनिंग होने लगती है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, विच इज़ ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं, ये नई नई यूट्राइन ग्लैंड्स डेवलप होने लगती हैं, और ये जो आर्टरीज हैं, ये जो आर्टरीज है जो कि स्टार्टिंग में स्ट्रेट हैं, धीरे धीरे ये जो आर्टरीज हैं ये स्पायरल हो जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं। ये सारे चेंजेस के लिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इफेक्ट ऑन बोन, तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, और यही कारण है कि ओल्ड एज में जब फीमेल मीनोपॉज की तरफ बढ़ने लगती है, जो 45 से 50 ईयर्स का जो एज है, जिसमें ओवरी के फंक्शंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और ईस्ट्रोजन क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो अब क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, तो इट लीड्स टू फ्रेजाइल बोन्स, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, और उनके अंदर फ्रैक्चर की जो संभावना है वो कई हद तक बढ़ जाती है। देन इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अगर हम देखेंगे तो ये प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक यानी कि फॉर्मेशन, और कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन। तो एक तरीके से इट इंक्रीजेस टोटल बॉडी प्रोटीन, है ना, बॉडी के टोटल प्रोटीन को ये बढ़ाने का काम करता है, बिकॉज इट इज प्रोटीन एनाबॉलिक। फैट मेटाबॉलिज्म में देखेंगे तो हमने अभी भी पढ़ा क्या करता है, ये डिपोजिशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ब्रेस्ट में, बटक्स में, थाइज में, ओवरऑल ये जो है फैट डिपोजिशन फीमेल बॉडी के अंदर ये फैट डिपोजिशन करता है। देन इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम देखेंगे तो इट कॉजेज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स से ये सोडियम को और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। 11th फंक्शन है सिनर्जिस्टिक एक्शन विद ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये फुल टर्म पर जब पूरे 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं और बेबी पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, तो यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। लेकिन इस ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर करने का काम करता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इट सेंसिटाइज द यूट्राइन मसल्स टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ये यूट्राइन मसल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन आसानी से यूट्राइन मसल्स पर एक्ट करता है और यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। दैट मीन्स टू एक्ट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के समय ये हेल्प करता है।
तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बाय ऑक्सीटोसिन इसमें ये हेल्प करता है। तो अगर हम देखें ओवरऑल फंक्शन तो क्या क्या कर रहा है, तो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ कर रहा है। देन जो फेलोपियन ट्यूब है इसके सीलियरी मूवमेंट्स को बढ़ा रहा है, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन कर रहा है। देन अगर हम देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन की प्रोलिफरेटिव फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, यूट्राइन ग्लैंड्स को बनाना और जो स्पाइरल आर्टरीज हैं उनको फॉर्म करने का काम करता है। वजाना में देखेंगे तो वजानल पीएच को चेंज करता है, पीएच को कम करता है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है और ये यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये वाला डायग्राम तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं ये एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और अब एंटी पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। वन ऑफ द गोनाडोट्रोफिन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, ये फॉलिकल्स को एक तरीके से स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब ये जो एफएसएच है ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को और अब ओवरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा अपने ही सिक्रीशन को कम करता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है तो ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा तो जीएनआरएच का लेवल कम होने लगेगा, एंटी पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा तो एफएसएच का लेवल कम होने लगेगा। इसी तरीके से इनहिबिन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, एंटी पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है और अपने ही सिक्रीशन को कम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट इनहिबिट जीएनआरएच, है ना। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा जो कि हाइपोथैलेमस से बनते हैं। देन इनहिबिट एफएसएच की रिलीज को इनहिबिट करेगा जो कि एंटी पिट्यूटरी से बनते हैं। देन स्टिमुलेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन, ये स्टिमुलेट करता है विच इज अनदर गोनाडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। और चौथा ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंड हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का अगर हम सोर्स देखेंगे तो अगेन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में ये कॉर्पस लूटियम और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो फर्स्ट फ्यू वीक्स होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स जिनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तब ये कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम फंक्शंस देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप ये समझ लें कि प्रेगनेंसी में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और इसीलिए ये ओव्यूलेशन के जो बाद की फेज़ होती है उसमें ये जो हार्मोन्स हैं ये ज़्यादा रिलीज होता है। तो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्बेडिंग ऑफ ओवम। एम्बेडिंग ऑफ ओवम का मतलब है इट कॉजेज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम सो एज टू रिसीव ओवम, है ना। अब हमने देखा था प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ने का कारण क्या है, अगर ये बढ़ जाएगी तो ये एक आसानी से जो ये है ओवम है इसको ये रिसीव कर पाएगा और ओवम वहाँ पर इम्प्लांट हो सकता है। तो ओवम को एम्बेड करता है। देन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि आगे चल के फीचर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड इट इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि इट इज एंटागोनिस्ट टू ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से इसका जो एक्शन है बिल्कुल उल्टा है। इट डिसेंसिटाइजेस द यूट्राइन मसल्स टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन टू प्रिवेंट एक्सपल्शन ऑफ इम्प्लांटेड ओवम। अब आप समझें, मान लीजिए अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई और ये जो स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलकर जायगोट बनाएंगे जो कि यहाँ पर किसी भी वॉल से जाकर ये चिपक जाएगा, जो जायगोट है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि अब इम्प्लांटेशन हो गया। अब अगर यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस पहले जैसे ही होते रहे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो ओवम है ये इम्प्लांट नहीं होगा एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द वजाइना। तो ऐसा ना हो तो यहाँ पर अब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, अब क्या चाहिए, अब चाहिए कि जो यूट्राइन जो मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड रहें और आसानी से जो एम्बेडेड ओवम है उसकी ग्रोथ हो पाए, है ना। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये
एक तरीके से यूट्राइन के मसल्स को डिसेंसिटाइज करता है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन अपना काम नहीं कर पाता और जो इम्प्लांटेड ओवम है इसका एक्सपल्शन वजाइना से नहीं हो पाता। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका एंटागोनिस्टिक एक्शन है टू ऑक्सीटोसिन, लेकिन ईस्ट्रोजन का सिनर्जिस्टिक एक्शन था ऑक्सीटोसिन से। ठीक है, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ईस्ट्रोजन था वो प्रोलिफरेटिव फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था और ये जो है सीक्रेटरी फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सीक्रेटरी फेज के अंदर भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस लगातार बढ़ती जाती है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रीशन शुरू कर देती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ग्लाइकोजन सिक्रीट करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, एंड देन कॉइल एंड स्पायरल आर्टरीज बिकम बिगर एंड टॉर्शियस। और ये जो आर्टरीज हैं इनको स्पायरल और कॉइल करने का भी काम करती हैं। ये सारे चेंजेस सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिनोट करते हैं। इट सीक्रेट थिक म्यूकस विच फॉर्म सर्वाइकल प्लग। अब ये एक थिक म्यूकस को सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि सर्विक्स के अराउंड ये वाला जो एरिया है यूट्रस का जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो इस सर्विक्स के अलोंग एक थिक म्यूकस प्लग को बनाता है। क्या पर्पस है इसका? टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी एक तरीके से हो चुकी है तो अब ये जो स्पर्म्स की एंट्री को वजाइना के थ्रू रोकने का काम करता है, पहली चीज। दूसरा, इट प्रिवेंट्स पैसेज ऑफ इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जब सर्वाइकल प्लग बन जाता है तो वजाइना के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। एक तरीके से पूरी ये प्रिपरेशन क्यों हो रही है कि जो प्रेगनेंसी हो चुकी है वो मेंटेन हो और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। अब अगर हम फेलोपियन ट्यूब में देखेंगे तो अब फेलोपियन ट्यूब में इट प्रमोट सीक्रेटरी चेंजेस इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, है ना। अब यहाँ पर जब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल लाइनिंग है, तो वहाँ पे सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके। अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है तो ब्रेस्ट के अंदर बेसिकली ये सारी तैयारी क्या है कि आगे चल के बेबी को, जो मदर है वो बेबी को फीड कर पाए। तो मदर बेबी को फीड कर पाए उसके लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जरूरी है। तो ब्रेस्ट में वो क्या क्या डेवलप करता है? डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल्स एंड एल्वेलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स के एल्वेलाई को, लोब्यूल्स को, ब्रेस्ट को सिक्रेटरी नेचर का बनाता है, ब्रेस्ट के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करता है। इट इनहिबिट ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्योंकि प्रेगनेंसी हो चुकी है ना, अब वंस प्रेगनेंसी हैज अकर्ड, यहाँ प्रेगनेंसी हो गई है तो अब ये जो फर्दर ओव्यूलेशन है या फर्दर फर्टिलाइजेशन का अब कोई रूल नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। कैसे? बाय इनहिबिटिंग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ये इनहिबिट करता है। देन इट इज अ प्रोटीन कैटाबॉलिक हार्मोन, है ना। ईस्ट्रोजन प्रोटीन एनाबॉलिक था और ये प्रोटीन कैटाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन्स को ये तोड़ने का काम करता है। देन थर्मोजेनिक इफेक्ट, एट्थ फंक्शन, इट इंक्रीजेज द बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग लूटियल फेज, है ना। ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है। 14th डे के जो बाद की फेज होती है उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं और वहाँ पर अगर हम फीमेल का बॉडी टेम्परेचर देखेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये बेसल बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ बर्थ कैनाल एट फुल टर्म। अब जब पूरे 9 महीने हो चुके हैं और बेबी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है तो अब ज़रूरत है बर्थ कैनाल को एनलार्ज करने का, जिससे बेबी की जो डिलीवरी है ये आसानी से हो सके। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ वजाइना करता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स। जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं उनको ये लूज करने का काम करता है। सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जिससे कि बेबी आसानी से डिलीवर हो सके। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, इट इंक्रीजेज वेंटिलेशन ड्यूरिंग लूटियल फेज। तो लूटियल फेज के समय थोड़ा वेंटिलेशन भी बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्या करता है? ये रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम को और वाटर को फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है। अब अगर हम इसका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन देखें तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एंटी पिट्यूटरी अब रिलीज करती है गोनाडोट्रोफिन यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये ओवरी पे एक्ट करता है और ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जो कि रप्चर्ड फॉलिकल के बाद बनता है
जिसको हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। अब ये कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है और कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जिसके बारे में अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो नो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नहीं हुई, और दूसरा प्रेगनेंसी हो गई। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता चले जाएगा। अब ये जो इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा, तो जीएनआरएच का सिक्रीशन कम होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, और अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी कम होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए, इन केस प्रेगनेंसी अकर, अब यहां पर भी प्रेगनेंसी होगी, तब भी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू टू राइज, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जितने भी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले चेंजेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट 3 वीक्स तक प्रोजेस्टेरॉन जितने भी चेंजेस हैं प्रेगनेंसी के द्वारा होने वाले, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन 3 महीने के बाद में एक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बन जाता है, और प्लेसेंटा अब ये जो जितने भी जो फंक्शंस हैं उनको ये परफॉर्म करने का काम करने लगता है। तो जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जो इनके जो फंक्शंस हैं, दे आर टेकन अप बाय द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अपने हार्मोन्स रिलीज करता है और ये जो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को डिस्कस किया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।